सुमरा, समा, कल्होड़ा, टालपुर ये सिंध की वो कौमें हैं जिन्होंने सिंध पर हुकूमत की है। इनकी बादशाहत रही है, लेकिन हम हिस्ट्री में इनके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। वैसे तो सिंध पे गैरों की बहुत हुकूमत रही है। कभी अरब आए, कभी गजनवी आए, कभी मुगल सल्तनत के बादशाहों ने यहाँ पर हुकूमत की। इन सब के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये सिंधी कौमें जिन्होंने सिंध पर हुकूमत की है ये इतनी पॉपुलर नहीं है। तो ये वीडियो सिंध के उन लॉस्ट किंगडम्स के नाम है जिन किंगडम्स के राजा, महाराजा और सरदार इसी सिंध की जमीन से बिलोंग करते थे। 711 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, राजा दाहिर को हराता है और सिंध को उमैया खिलाफत में मिला देता है। उसके बाद जब अरब गए तो फिर गजनवी आते हैं। गजनवियों के बाद फिर लोकल अमीरों का कंट्रोल आ जाता है। 1024 में फिर उठती है सिंध की पहली लोकल मुस्लिम डायनेस्टी, दी सुमरा डायनेस्टी। सुमरा असल में सिंध में रहने वाला एक पावरफुल ट्राइबल क्लैन था जो थर में और लोअर सिंध के इलाकों में रहता था। गजनवी एम्पायर का जैसे ही डिक्लाइन हुआ, जब सुल्तान महमूद की डेथ हो गई, तो उसके बाद गजनवी एम्पायर का सिंध पर जो कंट्रोल है वो बहुत लूज हो चुका था और यही गोल्डन मौका था सुमरों के लिए। उन्होंने ठट्टा और उसके आसपास के जो इलाके थे उन पर अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। शुरू में तो उनकी हुकूमत बहुत लिमिटेड इलाके तक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका इन्फ्लुएंस पूरे सिंध पर फैलने लग गया। बाय द वे, सुमरों की हुकूमत करने का जो तरीका था वो मोनार्की जैसा नहीं था। मतलब एक कोई बादशाह नहीं था, ये सेंट्रलाइज्ड हुकूमत नहीं थी, बल्कि बहुत सारे सुमरा सरदार होते थे जो मिल के कोई भी फैसला लेते थे। सुमरा डायनेस्टी ने सिंध पर 300 साल तक हुकूमत की है और उनकी हुकूमत को अगर पढ़ा जाए तो दो चीजें बहुत वाज़ेह मिलती हैं। एक तो सुमरों का रेजिस्टेंस और उनका सर्वाइवल, क्योंकि गजनवी बार बार कोशिश करते रहे कि किसी तरह सिंध वापस उनके एम्पायर का हिस्सा बन जाए। फिर दूसरी तरफ से दिल्ली सल्तनत जो थी वो भी बार बार चढ़ाई करने लग जाती थी, लेकिन इन सबको सुमरों की हुकूमत ने रेजिस्ट करे रखा। उन्होंने सबसे ज्यादा एडवांटेज जिस चीज का लिया था वो थी सिंध की अपनी ज्योग्राफी। एक तो यहाँ का थर का जो सहरा है वो दुश्मन के लिए अजाब बन जाता। दुश्मन जब इस सहरा से गुजरते तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। फिर दूसरा सिंधु नदी, ये भी एक किस्म का नेचुरल डिफेंस था, क्योंकि एक नदी को पार करना किसी दुश्मन के लिए आसान तो नहीं है और कई जगह जहाँ पे इंडस डेल्टा है वहाँ मार्शलैंड्स होते थे। तो अगर दुश्मन वहां से गुजरता तो उनके घोड़े और उनके हाथी कीचड़ में ही फंस जाते। सुमरा हुकूमत के लड़ने का जो स्टाइल था वो गुरिल्ला स्टाइल था। कभी वो आने वाले दुश्मन के लिए ट्रिब्यूट पेश कर देते, उनको लालच दे देते, उनको गिफ्ट दे देते और अपने लिए कुछ टाइम खरीद लेते। तो कभी वो दुश्मन को लड़ाई में धकेल देते थे। स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने रेजिस्टेंस कायम रखा और इसी तरह उन्होंने अपनी हुकूमत भी 300 साल तक बरकरार रखी। सुमरा के इस पीरियड में सिंध की जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। जो सिंधी लैंग्वेज है वो भी इवॉल्व हुई। फिर जो फोक लोर्स हैं, जो कहानियां हैं, जो अब सिंध के कल्चर के डीएनए में घुस गई हैं, जैसे पुनू, उमर मारवी, ये कहानियां भी इस सुमरा के एरा में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। इस दौर में सिंध में सूफी इस्लाम जो है वो भी बहुत आम था। लोग अपने हुक्मरान से ज्यादा किसी सूफी पीर फकीर पर भरोसा करते थे और ये बात सुमरों को भी समझ आ गई थी कि अगर उनको लेजिटिमेसी चाहिए तो उनको अवाम की सपोर्ट भी चाहिए होगी और सूफी बुजुर्गों की दुआ भी चाहिए होगी। उस वक्त सिंध की इकोनॉमी एग्रीकल्चर और ट्रेड पर बहुत बेस करती थी। सिंधु नदी से इरिगेशन होती थी। जो किसान है वो चावल उगाते थे, कपास उगाते थे, गंदम उगाते थे। ठट्टा एक इमर्जिंग टाउन बन गया था जहां बाजारें भी लगती थी, हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलते थे, तरह तरह की चीजें मिलती थी। दोस्तों, ये कोई सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं था जैसे आगे जाके सम्मों का था या टालपुरों का था, लेकिन इस वक्त फार्मिंग को सस्टेन करना वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वक्त के साथ साथ जो सुमरों का कंट्रोल था सिंध पर वो कमजोर होने लग गया और उसकी वजह थी ट्राइब के अंदर जो डिविजन्स हो गई। एक तो ये और दूसरा दिल्ली सल्तनत से बहुत प्रेशर आने लग गया और जैसे ही सुमरों की हुकूमत कमजोर हुई 1355 में फिर सम्मा का कंट्रोल आ गया। सम्मो जो कास्ट है दोस्तों, मैं जो रजा सम्मो जी, ये जो सम्मा ट्राइब है ये असल में सब ऑर्डिनेट ट्राइब होती थी जो सुमरों के अंडर ही काम करती थी। लेकिन जैसे ही सुमरा कमजोर हो गए तो सम्मो ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। सुमरा दौर तो यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन उनकी जो लेगेसी थी वो आज भी सिंध का एक प्राउड चैप्टर है। गजनवी और दिल्ली सल्तनत जैसी इतनी बड़ी पावर्स को इतने अरसे तक रेजिस्ट करते रहना, सिंधी कल्चर को आगे बढ़ाना और फोक लोर्स को
अलाइव रखना, सूफी इस्लाम को लोगों के दिलों में डीपली रूट करना, ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे सुमरा डायनेस्टी के। सुमरों के बाद जब सम्मों की हुकूमत आई तो यहाँ से सिंध का एक गोल्डन एज शुरू होता है, क्योंकि ठट्टा एक ऐसा शहर था जो इंडस रिवर के साथ था, अरेबियन सी उसको लगता था। तो सम्मों ने फोकस किया कि क्यों न इस शहर को एक प्रॉपर पोर्ट सिटी, एक इंटरनेशनल पोर्ट सिटी बनाया जाए जहाँ से डायरेक्ट ट्रेड हो सके, और यही उन्होंने किया। ठट्टा उस वक्त एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन गया। सम्मा रूल में ठट्टा साउथ एशिया का एक टॉप ट्रेडिंग हब बन गया। यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, जैसे कॉटन, इंडिगो, वीट, हैंडीक्राफ्ट्स, और यहाँ पे अरेबिया से, पर्शिया से चीजें इंपोर्ट भी होके आती थी, बल्कि यूरोप से भी माल आता था, पोर्चुगीज ट्रेडर्स भी आते थे। तो आप उस जमाने के ठट्टे का एक बाजार इमेजिन करें, जहाँ एक तरफ सिंधी अजरक बिक रहे हैं, रिलियां बिक रही हैं, फिर सेंट्रल एशिया से जो सामान आया हुआ है, लग्जरी आइटम्स बिक रहे हैं, कारपेट्स बिक रहे हैं, इंडिगो की खुशबू जो है वो पूरे मार्केट में फैल रही है। तो ये सिटी कल्चरल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट पर भी शाइन कर रहा था। सम्मा डायनेस्टी का सबसे मशहूर और पावरफुल लीडर जो था वो था याम निजामुद्दीन II, जिनको याम निंदो भी कहते हैं। उनका एरा लिटरली सिंध के लिए किसी रेनेसांस से कम नहीं था। याम निंदो के टाइम पे ठट्टा अपने पीक पर था। उसने ट्रेड को इतनी खूबसूरत तरीके से रेगुलेट किया, सिक्योर बनाया, अवाम भी बहुत सुकून में थी। पोएट्री, म्यूजिक, सूफिज्म, आर्ट को खूब स्पॉन्सर भी किया। आज भी सिंध की लोक कहानियों में और पोएट्री में याम निंदो को एक आइडियल किंग की तरह पेश किया जाता है। सम्मा लेगेसी का जो सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है वो है मकली का नेक्रोपोलिस। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। 10 किलोमीटर लंबे प्लेटो पर ये कब्रिस्तान फैला हुआ है, जहाँ लाखों कब्रें हैं। याम निंदो और सम्मा रूलर्स ने जो यहाँ पर टूम्स बनाई हैं वो देखने के लायक है। सैंडस्टोन्स और ग्लेज्ड टाइल्स का मिक्स, कहीं पे आपको पर्शियन स्टाइल का आर्ट मिलेगा, फिर सिंधी स्टाइल का आर्ट मिलेगा, एक ब्लेंड है। खूबसूरत ज्योमेट्रिक कार्विंग्स मिलेंगी, कुरानिक कैलीग्राफी भी मिलेगी, फ्लोरल पैटर्न्स, और क्या कुछ नहीं। ओवरऑल ये किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि मकली में सिर्फ बादशाहों की कब्रें हैं और टूम्स हैं, बल्कि बहुत सारे सूफी बुजुर्ग भी यहाँ पर दफन हैं। ये जगह एक सिंबॉलिक मेमोरी बन चुकी है। सिंध की गोल्डन एज एक तरह से यहाँ पर रेस्ट करती है। आज ये एक यूनेस्को साइट है जहाँ पर दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। सम्मा के इस एरा में जो फोकलोर्स थी उनमें जो हीरोइंस होती थी, सिंध की हीरोइंस, जैसे ससी पनू में ससी, उमर मारवी में मारी, सोनी महिवाल में सोनी, ये सिंध की हीरोइंस हैं और ये इस एरा में इमॉर्टलाइज हो गई, एक किस्म का अमर हो गई। क्योंकि ये जो कहानियां थी ये सिर्फ फोकलोर्स नहीं थे, ये फोकलोर्स हमें रेजिस्टेंस सिखाती हैं, कुर्बानी सिखाती हैं, डिवोशन सिखाती हैं। सूफी बुजुर्ग जैसे शाह अब्दुल करीम बुलड़ी और उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, उन्होंने तो अपनी शायरी में इन कहानियों को बहुत अहमियत दी है। सम्मा रूलर्स के टाइम में भी सिंध में सूफिज्म जो है वो बहुत आगे बढ़ा। ठट्टा लिटरली सिटी ऑफ सेंट्स बन गया, सूफियों का शहर। हर गली में कोई ना कोई पीर फकीर जरूर मिलता था जो लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस देने की कोशिश करता था। लेकिन हर डायनेस्टी की तरह सम्मा डायनेस्टी का भी जवाल आना ही था, और वो आया भी। याम निंदो की डेथ के बाद जो रूलर्स आए वो बहुत कमजोर थे। दिल्ली सल्तनत की तरफ से और प्रेशर आने लग गया और आखिरकार सेंट्रल एशिया से अरगून्स ने आके सिंध को इन्वेड कर दिया। ट्रेड भी बहुत बुरे तरीके से डिक्लाइन कर गया और जो समंदर के रास्ते थे उन पर भी पुर्तगीज की डोमिनेंस होने लग गई। 1524 में जो अरगून्स ने सिंध को इन्वेड किया तो सम्मा का रूल ऑफिशियली खत्म हो गया और अब सिंध पर फिर से आउटसाइडर्स हुकूमत करने लग गए। अरगून्स असल में सेंट्रल एशिया के तुर्किक मंगोल ओरिजिन के थे। जी, थोड़े से तुर्क और थोड़े से मंगोलियन। अपने आप को बेसिकली ये तिमूर के डिसेंडेंट्स कहते थे। अरगून्स के टाइम में भी ठट्टा जो है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री सेंटर बना रहा, लेकिन अरगून्स जो लोकल लोग थे उनसे बहुत फाइट किया करते थे। जो आम आवाम थी, जो लोकल ट्राइब्स थे, वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। असल में वो उनको आउटसाइडर ही समझते थे। उन्होंने कभी उनको गैर समझ के एक्सेप्ट किया ही नहीं। अरगून्स के बाद फिर उन्हीं के सक्सेसर्स जो हैं तरखन, वो आ गए। उन्होंने कि अरगूनों से जंग नहीं की, बल्कि ये एक बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा ही थे। सक्सेसर्स उनको बोल सकते हैं हम, कजन कुजन समझ लो। तो ये जब आए, इन्होंने किले बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, ये वो चीजें बनाई। इनका फोकस भी था पावर हासिल करना, लेकिन इनका फोकस ये नहीं था कि जो आम आवाम है उनके लिए कोई वेलफेयर के काम किए जाएं। और फिर तरखन के बाद 1591 में सिंध पूरा मुगलों की हुकूमत में आ गया। सिंध मुगलों के बड़े एम्पायर का एक सूबा बन गया। अकबर ने ऑफिशियली सिंध को मुगल एम्पायर में एनेक्स कर दिया। फिर उन्होंने भी बहुत मस्जिदें बनाई, मदारिस बनाए। शाहजहां के दौर में तो
ठट्टा की फेमस जो शाहजहां मॉस्क है वो बनी। लेकिन ये भी अवाम के लिए आउटसाइडर्स ही थे, क्योंकि अवाम इनको भी अपना नहीं समझती थी। जो भी फैसले होते थे वो दिल्ली से होते थे, गवर्नर्स भी जो अपॉइंट होते थे वो दिल्ली से ही होते थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत थी तो सारे फैसले दिल्ली से ही आते थे। मुगल एम्पायर जब 17वीं सेंचुरी में कमजोर होने लग गया, दिल्ली की ग्रिप जब सिंध पर लूज होने लग गई, तो सिंध के अंदर ही एक लोकल सूफी फैमिली उठती है, जो वैसे तो पीरों फकीरों के लिए जानी जाती है, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए जानी जाती है, लेकिन विद टाइम उन्होंने पॉलिटिकल पावर भी हासिल कर लिया था। और ये फैमिली जो उठती है, इनका नाम होता है कल्होड़ा। कल्होड़ा असल में एक ऐसी सिंधी फैमिली थी जिसकी लिनेज जो है वो सूफी बुजुर्ग आदम शाह कल्होड़ो से मिलती थी, और ये फैमिली एक पीरों फकीरों की सूफी फैमिली मानी जाती थी। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि आसपास के जितने भी गांव थे और जो कबीले थे, उन्होंने एक किस्म की इन फैमिलीज को एलिजेंस दे दी थी। तो जैसे ही मुगलों की ताकत कमजोर पड़ने लग गई तो कल्होड़ों ने आके अपनी हुकूमत स्टेब्लिश कर दी। 1701 में कल्होड़ो डायनेस्टी का पहला रूलर मियां यार मोहम्मद कल्होड़ो बनते। बाय द वे, ऐसा नहीं है कि मुगलों की ताकत बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। पूरी पिक्चर ये है कि ये जो कल्होड़ों की डायनेस्टी थी, ये थी तो मुगल रूल के अंडर ही। मुगल एम्परर औरंगजेब आलम ने मियां यार मोहम्मद को अपॉइंट किया था एज ए गवर्नर, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात थी। ऑन पेपर मुगलों की कोई ताकत सिंध में नहीं रही थी। कल्होड़ों की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इरिगेशन सिस्टम को और मजबूत बनाना। उन्होंने सिंधु नदी से मजीद कैनाल्स बनाए, जिससे और गांव बने और आसपास की जमीन और जरखेज हो गई। इनके दौर में फार्मिंग जो है वो फ्लरिश कर गई। जो गांव के लोग थे उनकी जिंदगी बेहतर हो गई। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उन्होंने सिंध की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया था। अब क्योंकि कल्होड़ा रूलर्स की एक ऑलरेडी सूफी आइडेंटिटी थी ही, तो फिर उन्होंने जो सूफी बुजुर्गों के मज़ारे हैं उनको तामीर करना भी शुरू किया, उनको मेंटेन करना भी शुरू किया, और उस वजह से उन मज़ारों के आसपास लोग भी आबाद होने लग गए। आर्किटेक्चर में भी उन्होंने बहुत असर छोड़ा। हैदराबाद में उन्होंने पक्का किला बनाया। फिर जो शाहजहां मॉस्क बनी थी ठट्टा में, उसको एक तो मेंटेन भी किया और उसको एक्सपेंड भी किया। अब इनके दौर में जो बहुत बड़ी चीज बदली वो ये थी कि इन्होंने कैपिटल सिटी जो पहले ठट्टा था उसको बदल के हैदराबाद कर दिया, और इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी थी। वो ये थी, एक तो हैदराबाद हिल टॉप पे है तो उसको डिफेंड करना बहुत इजी हो जाता है, और वैसे भी वो एक अपनी लेगेसी भी बनाना चाहते थे। और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि हैदराबाद में रहते हुए सिंध के एग्रीकल्चर को मैनेज करना ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन कल्होड़ों की हुकूमत का एक पैराडॉक्स था। एक तरफ तो उन्होंने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए थे, लेकिन दूसरी तरफ से पॉलिटिकली कल्होड़ा डायनेस्टी बहुत वीक थी। जो लोकल कबीले के सरदार होते थे वो अक्सर इनके खिलाफ बगावत किया करते थे। अफगान और मुगल जो हैं वो भी इन पे प्रेशर डाला करते थे। अब इनकी जो पूरी लेजिटिमेसी चलती आ रही थी वो इसी पे थी, पीरी फकीरी से। इन्होंने कभी अपनी मिलिट्री को इतना स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं था, और ना ही इनकी गवर्नमेंट कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, तो ये दुश्मनों के लिए बहुत आसान सा टारगेट थे। और ऐसा ही हुआ। मिड 1700s में आके कल्होड़ों की ग्रिप सिंध पे बहुत कमजोर हो गई। ऊपर से उन्होंने आम आवाम पर टैक्स भी बहुत ज्यादा लगा दिया था, तो अवाम उनसे बहुत नाराज हो गई थी, और जो लोकल सरदार थे वो भी उनके खिलाफ बगावत करने लग गए। फाइनली 1783 में एक बलोच क्लैन टालपुर वो उठता है। बाय द वे, ये जो टालपुर क्लैन है ये भी पहले कल्होड़ों के अंडर ही सर्व करते थे, लेकिन फिर इनकी कल्होड़ों के साथ जंग हुई, बैटल ऑफ हलानी, जिसमें टालपुरों की जीत हुई, और उनके जो रूलर थे मीर फतेह अली खान वो अब हैदराबाद में पहुंच गए। पक्का किला उन्होंने पक्के तरीके से अपनी रेजिडेंस बना लिया, और इसी तरह एक नई डायनेस्टी का दौर शुरू हुआ, टालपुर डायनेस्टी। टालपुरों के दौर में सिंध रिलेटिवली स्टेबल ही रहा। जो कबीलों के लोकल सरदार थे उनको भी मैनेज किया गया, अवाम भी बड़े सुकून में थी, और सब कुछ एक तरीके से चलने लग गया। वैसे उनकी गवर्नमेंट का स्टाइल भी फ्यूडल ही था, मतलब बहुत सारे सरदार थे जो मिल के फैसले लेते थे। वैसे तो टालपुरों के पास मिलिट्री भी थी और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी थी, लेकिन ये जो लोकल सरदार है वहाँ के, उनको भी इंटीग्रेट करते थे, ताकि वो ऑब्वियसली नाराज होकर फिर से कोई बगावत ना उनके साथ भी शुरू कर दे, जो उन्होंने कल्होड़ों के साथ की थी। कल्चरली टालपुरों ने सूफिज्म को, पोएट्री को, आर्ट को बहुत प्रमोट किया है। बाय द वे, जितनी भी सिंधी कौमों का मैंने जिक्र किया, उन्होंने कल्चर को तो बहुत ही प्रमोट किया। ये एक चीज तो सब में ही कॉमन थी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के मामले में वो पीछे रह गए, क्योंकि जब टालपुरों का मुकाबला फिर अंग्रेजी सरकारों से हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 18वीं सेंचुरी के एंड में और 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में, तब उनको समझ आ गया कि भाई हम ये शायरी वायरी तो करते थे, लेकिन जी अंग्रेजों के पास जो हथियार हैं
ये तो हमारे पास है ही नहीं। और अंग्रेजों ने सिंध पर नजर इसलिए डाली क्योंकि भाई यहाँ पर पोर्ट सिटी था, इंडस रिवर पूरा यहाँ से बहता था, अरेबियन सी यहाँ पे था, तो ट्रेड के लिए तो ये गोल्डन जगह थी। शुरू में ब्रिटिश ने ट्रेड और डिप्लोमेसी के जरिए टालपुरों से रिलेशन बनाने की कोशिशें तो की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना मिलिट्री प्रेशर बढ़ाना भी शुरू कर दिया। टालपुरों को समझ ही नहीं आया कि एक कमर्शियल कंपनी है गोरों की, उसके पास इतनी फौज कैसे है और वो इतनी पावरफुल कैसे है। और फिर इनके बीच में होती हैं दो जंगें, बैटल्स ऑफ 1843। उधर से ब्रिटिश कमांडर चार्ल्स नेपियर ने सिंध को इन्वेड किया। टालपुरों ने बड़ी बहादुरी से रेजिस्ट किया, लेकिन अफसोस उनके जो हथियार थे वो सारे आउटडेटेड थे। 17 फेब 1843 को जो पहली जंग हुई बैटल ऑफ मियानी, उसमें टालपुरों की तादाद 20,000 थी और ब्रिटिश की तादाद थी सिर्फ 2,800। लेकिन फिर भी गोरों ने जीत हासिल कर ली क्योंकि उनकी एक्सीलेंट किस्म की आर्टिलरी, उनके डिसिप्लिन ट्रूप्स और उनकी ट्रेनिंग के आगे टालपुर बिल्कुल भी नहीं टिक सके। टालपुरों की तरफ से एक और कोशिश की गई। 24 मार्च 1843 को इन बैटल ऑफ डब्बो टालपुर फोर्सेस ने फिर से फाइट करने की कोशिश की, रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से हार गए। ये दोनों जंगों के बाद सिंध टोटली ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में लिख दिया, वी हैव कॉन्कर्ड सिंध, स्कैंडलस टू टेल बट वी हैव गॉट इट। 1843 में सिंध ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। फिर टालपुरों के जो रूलर्स थे उनको डीथ्रोन किया गया, कुछ को तो पेंशन्स मिलती रही, कुछ को एग्जाइल कर दिया, जलावतन कर दिया। हैदराबाद फोर्ट जो था उसमें अब ब्रिटिश आके बैठ गए थे, तो सिंध की जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी वो कंप्लीटली खत्म हो गई। तो सुमरों की रेजिस्टेंस, सम्मों का गोल्डन एज, कल्हड़ों का बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम और फिर टालपुरों की ब्रिटिश के खिलाफ आखिरी लड़ाइयाँ, ये सारे जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं इन्होंने लेगेसीज छोड़ी हैं। मकली की कब्रें, हैदराबाद के किले और आवाम के दिलों में जो गुनगुनाते हुए सूफी कलाम है, ये सब कुछ इन्हीं हुकूमतों की देन है। लेकिन आज का सवाल ये है कि हमने अपनी हिस्ट्री से सीखा क्या। एक तो ये समझ आया कि सिर्फ कल्चर प्रमोट करना भी काफी नहीं होता, मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि अगर मॉडर्नाइज नहीं किया और सिर्फ बहुत खूबसूरत शायरी करते रहे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरह कोई आ जाएगा जिसके पास बहुत कमाल हथियार होंगे, तो वो तो कब्जा कर सकता है हम पे। तो अपनी शनाख्त ना भूले हुए, अपने कल्चर को ना भूले हुए हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जाना है। और ये जिम्मेदारी जिनकी इस वक्त है उनसे सवाल करना ये अब आपका काम है। सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।